हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल CBSE विद शर्मा। आज हम इस वीडियो में नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट क्यों है? इसी चैप्टर पे, इसी टॉपिक पे ये चैप्टर बेस्ड है। अब किस प्रकार से बेस्ड है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैं थोड़ी पहले आपको डिटेल्स बता देता हूँ। हम इस वीडियो में 1.5 ये जो आप देख पा रहे हैं 1.5 जो टॉपिक है खाद एवं उर्वरक मिलाना, आज हमें ये डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमने पिछले वीडियो में इसके ऊपर का जितना भी पेज है 1 2 3 4 हमने वो पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। और इस वीडियो का ये चौथा पार्ट है, क्योंकि मैंने पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट इस वीडियो चैप्टर का ऑलरेडी अपलोड कर दिया। आप देख सकते हैं, जाके प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, या फिर आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका प्लेलिस्ट का लिंक और वीडियो का लिंक सेपरेटली मिल जाएगा। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो का लाइक और शेयर ज़रूर कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, जिससे उनको भी हेल्प मिल जाएगा। हेल्प इसलिए मिल जाएगा क्योंकि हमारा जो पेपर है वो बहुत ही नज़दीक आने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट और पढ़ेंगे खाद एवं उर्वरक मिलाना। तो हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन पे और आप देख पा रहे होंगे कि खाद एवं उर्वरक मिलाना, आज हम ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और इस टॉपिक को फुली डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, एक एक वर्ड का मतलब समझेंगे, इसका मतलब क्या होता है, और इसको बारीकी से समझेंगे, जिससे कि आपको कुछ भी डाउट ना रहे। तो अब स्टार्ट करते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। तो पहला है, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। अब क्या मतलब है, पहले टॉपिक का मतलब समझते हैं, इसमें क्या कहना चाहते हैं। खाद, जैसा कि आप लोग जानते हो, खाद खाद शब्द से आपको क्या इमेजिनेशन कर पा रहे हो, क्या आप सोच पा रहे हो कि आपको माइंड में क्या आ रहा है। खाद वही जो किसान लोग खेतों में यूज़ करता है, पौधों को बढ़ाने के लिए, जल्दी बढ़ जाए, इससे मुनाफा हो, इसलिए यूज़ करते हैं। नॉर्मली ये आपको माइंड में आ ही रहा होगा, लेकिन इस वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। खाद का यहाँ ये मतलब है। और खाद और उर्वरक, उर्वरक होता है एक केमिकल पदार्थ होता है, जिसे इंग्लिश में फर्टिलाइज़र कहते हैं, जो कीड़े को मारने के लिए जो दवाई डाली जाती है खेतों में, उससे हम उर्वरक कहते हैं। अब खाद का मतलब समझते हैं। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। जब हम खेतों में बीज डालते हैं, पानी डालते हैं, उसके बाद हम इसमें खाद भी उसमें डालते हैं। खाद इसलिए डालते हैं क्योंकि जो मिट्टी में जो पोषक होते हैं, मिट्टी में जो पोषक होते हैं वो अच्छे से पौधों को मिल सके। पौधों को अच्छी तरीके से अगर पोषक मिलेगा तो पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ होगा, अच्छी तरीके से बढ़ेगा, जिससे किसानों को मुनाफा होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वे पदार्थ जो मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखता है, इसीलिए खाद डाला जाता है कि खाद में भी कुछ हाई पोषक होता है उसमें, जिसे वो कंट्रोल करके रखता है और पौधों को वो प्रोवाइड करता है, पौधों तक वो पहुंचाता है, और इसलिए मिट्टी में वो लेवल बना के रखता है, इसलिए इसमें खाद का प्रयोग किया जाता है। आगे पढ़ते हैं। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता है। आप देख पा रहे होंगे ये टॉपिक है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। मिट्टी को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। अब मिट्टी जो है, जब हम मिट्टी में खाद मिलाते हैं तो मिट्टी में पोषक मिल गया, ठीक है। अब मिट्टी जो है वो फसल को क्या प्रदान करती है, हमेशा खनिज प्रदान करती है, ठीक है। ये वर्ड ध्यान में रखना कि मिट्टी जो है हमेशा फसल को क्या प्रदान करती है, खनिज प्रदान करती है। खनिज प्रदान इसलिए करती है क्योंकि जो खाद डालते हैं उससे जो पौधा है वो जल्दी वृद्धि कर जाता है। वृद्धि के लिए आवश्यक है, पौधों को टाइम टू टाइम उसमें खाद डाला जाता है। अगर हम ज़्यादा मात्रा में खाद डाल देंगे तो पौधा जो वो खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। जैसे कि आपने देखा होगा, चाहे आपके जो दादा हों, वो भी पहले फसल का काम करते होंगे शायद। तो क्या करते हैं कि जैसे इस सीज़न में धान की खेती हुई, अगले सीज़न में गेहूं की खेती होगी, मक्का की खेती होगी, कुछ न कुछ प्रकार की खेती उसमें होती रहती है खेतों में। लेकिन कभी भी खेत खाली नहीं छोड़े जाते। क्यों?
खेत इसलिए नहीं खाली छोड़ी जाती क्योंकि इसमें जो प्रोटीन्स होती हैं, जो पोषक होता है पौधों में, टू टाइम पौधों को मिलता रहता है। फस फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेत में खाद देते हैं। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर हम लगातार पौधा उगाते रहेंगे, कुछ आपने देखा होगा कि गाँव में कि आज फसल उगाया धान का, कुछ महीनों बाद उसकी कटाई कर दी जाती है और खेतों को थोड़े महीनों के लिए खाली छोड़ दिए जाते हैं। अब खाली छोड़ने के बाद गांव के बच्चे क्या करते हैं, उसमें क्रिकेट खेलने चले जाते हैं, कुछ भी करने चले जाते हैं। किस खाली क्यों छोड़ते हैं? मुद्दा ये है कि खाली खेत को क्यों छोड़ते हैं। तो फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। अगर हम लगातार खेतों में पौधे उगाते रहेंगे तो मिट्टी में जो पोषक है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो उसे पोषक फिर बनेगा कहाँ से, आएगा उसमें कहाँ से? तो इसीलिए खेत को खाली छोड़ा जाता है कि जिससे कि मिट्टी में पोषक बना रहे। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेत में खाद डालते हैं। जब फसल पूरी तरह से कटाई हो जाती है उसमें खाद डाल के छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि जो खाद डालने के बाद उस मिट्टी में जो पोषक तैयार होता है और पोषक तैयार होने के बाद उसमें फसल लगाने से फसल जल्दी ही ग्रोथ कर जाती है, अच्छी फसल उगती है, जिससे किसानों को भी सहमति मिलती है कि इस बार अच्छी फसल उगी है। इस प्रक्रम को खाद देना कहलाते हैं। इसी का मतलब है खाद देना। खाद जब हम डालते हैं खेतों में तो किस लिए डालते हैं, और मैंने आपको समझा दिया। आगे पढ़ते हैं। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक चीज़ का लिमिट होता है। अगर हम अनलिमिटेड हो जाएंगे तो वो चीज़ नॉर्मली वो ख़राब हो जाएगा। जब हमें खाने की जितनी हमें भूख लगी रहेगी उतना ही खाएंगे, उससे हम ज़्यादा नहीं खा सकते। ठीक वैसे ही जितना पौधों को खाद चाहिए उतना ही तो हम खाद डालेंगे। अगर हम ज़्यादा खाद डालेंगे तो क्या होगा, पौधे जो मर जाएगी, गल जाएगी। नेक्स्ट है, खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है। आप ये नोट करते रहिए ऊपर से। जैसे मैंने आपको बताया मिट्टी को खनिज प्रदान मिट्टी जो है फसल को क्या प्रदान करती है, खनिज प्रदान करती है। तो ये जो पॉइंट्स हैं आप नोट करते रहिए, ठीक है। अब नीचे यहाँ पे लिखा है खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम नेक्स्ट में समझेंगे भी, डिफरेंस समझेंगे टेबल के साथ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। खाद एक कार्बनिक या जैविक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। अब क्या मतलब है, अब हम समझते हैं। अब इसका ये मतलब है कि खाद बनती कहाँ से। मेन यही है कि खाद बनती कहाँ से। यहाँ बोला गया है जो कि पौधे या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। क्या मतलब है? ये मतलब है इसका, जब खेत में कोई पौधा लगाते हैं, अब कोई कोई पौधा क्या होती है मर जाती है, या कोई जंतु हो उसमें मर जाता है, तो वो क्या होता है मिट्टी में ही दब जाता है। अब कोई पौधा है, गल गई, सड़ गई, मिट्टी में मिल जाएगी गिर के खेतों में, उसे निकाल के तो फेंकेंगे नहीं। तो जब वो मिट्टी में मिल जाएगी, जो पौधा में जो पौधा मर गया उसमें जितना ही प्रोटीन था, जितना ही पोषक था, वो सब किसको मिलेगा? मिट्टी को मिलेगा। अब मिट्टी को मिलेगा तो जो बगल वाला पौधा होगा वो उसको सारा का सारा पोषक मिल जाएगा। तो खाद बनता है किससे? अपशिष्ट पदार्थ से खाद बनता है। अब किस प्रकार से बनता है? जैसे हम जानते हैं कि कोई कोई जो केला के छिलका हो गए, जितने भी जो नेचुरल्स होते हैं जो खेत में डालते हैं, जैसे गोबर गोबर डालते हैं खेत में, क्यों? क्योंकि उससे खाद बनता है, पौधों को न्यूट्रिएंट्स मिलता है, वो डिकम्पोज होता है, वो खेत में डालते हैं, फिर वो धीरे धीरे गल के सर के मिट्टी के अंदर चली जाती है, वो डिकम्पोज हो जाती है। डिकम्पोज होने के बाद पौधों को न्यूट्रिशन प्राप्त होता है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्ट को एक गड्ढे में डालते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। वही जैसे कि मैंने बताया, जो किसान है वो अपशिष्ट पदार्थों को, जो नेचुरल्स होता है, उसमें प्लास्टिक व्लास्टिक नहीं होता, जो नेचुरल होता है उसको खेतों में गड्ढे में डाल के छोड़ देता है। वो धीरे धीरे क्या होता है, खुले में छोड़ने के बाद उस पर क्या होता है, वो कीड़ा आ जाता है जिसे हम फंगी कहते हैं। वो सूक्ष्म जीवों के कांटेक्ट में आ जाता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, वो डिकम्पोज होना चालू हो जाता है। डिकम्पोज होने के कारण मिट्टी में मिल जाता है, फिर उसके बाद पौधों को पोषक मिलना चालू हो जाता है।
कक्षा 6 में आपने वर्मी कंपोजिटिंग अथवा केचुए द्वारा खाद तैयार किए करने के विषय में पढ़ चुके हैं। जो केचुआ होता है वो, एक बताऊं तो केचुआ किसान का सच्चा मित्र होता है। अब क्यों होता है ये हम आगे हम पढ़ेंगे। अगर उससे पहले आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मेरे को भी कुछ सहमति मिलती है कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उन्हें वीडियो पसंद आ रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो का टारगेट है कि आप 5 लाइक इस वीडियो को ज़रूर कंप्लीट कर दें। तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि केचुआ किस प्रकार से खेतों में मदद करता है खाद बनाने में। तो आगे है क्या, यहाँ पे आप क्रियाकलाप आप पढ़ सकते हैं। मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, तो इसलिए मैं सीधा टॉपिक पे आ जाता हूँ। उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं। अब जैसा कि हमने यहाँ तक क्या पढ़ा है, यहाँ तक हमने खाद के बारे में पढ़ा है। अब खाद के बारे में आप यहाँ से पॉइंट भी बना सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा पॉइंट इसमें से बन सकता है। एक मिनट। जैसे कि आप यहाँ से एक पॉइंट बना सकते हैं। क्या, खाद उसे कहते हैं जो मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखता है और बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उसे हम खाद कहते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, अब दूसरा पॉइंट इसमें ये हो सकता है, मिट्टी मिट्टी फसल को क्या प्रदान करती है, खनिज प्रदान करती है। ठीक, उसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट आ सकता है, अब यहाँ अगर आपको खाद के बारे में बोले डिफाइन करने के लिए 5-6 पॉइंट लिखने के लिए, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं मिट्टी फसल को खनिज प्रदान करती है, ये दूसरा पॉइंट। ये पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, ये तीसरा पॉइंट। और उसके आगे हम ये भी लिख सकते हैं कि, हाँ, ये भी लिख सकते हैं, ये जो यहाँ पे लिखा है खाद डालना किसे कहते हैं, आप ये भी लिख सकते हो। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद ये भी है, आप ये भी लिख सकते हो, खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये लिखना। खाद एक जैविक पदार्थ है, पौधे जंतु से अपशिष्ट पदार्थ प्रदान होता है। तो आप ये पूरा टॉपिक यहाँ से 2-3 टॉपिक आप लिख सकते हो, जिससे आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिल जाएगा। तो अब हम पढ़ेंगे उर्वरकों के बारे में। उर्वरक का मतलब होता है फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र से अब मैं आपको कुछ बता देता हूँ, जिसे हम खेतों में डालते हैं। जो खेतों में कीड़ा लग जाता है उसको हम हटाने के लिए उर्वरक का यूज़ करते हैं। अब जब हम केमिकल का यूज़ करेंगे खेतों में तो क्या प्रभाव पड़ेगा इसके पौधों पे, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। अब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये टॉपिक अब हम ये कवर करने वाले हैं। उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषकों में से समृद्ध होते हैं। वे खाद से कैसे भिन्न हैं? जैसा कि आपको पता है, जैसे मैंने को बताया, जो फर्टिलाइज़र्स है, उर्वरक है, वो एक केमिकल पदार्थ है, केमिकल सब्सटेंस है। ठीक, उर्वरकों उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर सल्फेट, पोटास, नाइट्रोजन, फॉस्फेरस एंड पोटेशियम। अब आपको इसमें डिफरेंस पूछा जा सकता है पेपर में कि आप खाद और उर्वरकों के बीच अंतर बताइए। तो आप बता सकते हैं कि खाद जो है वो अपघटित पदार्थों से बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन उर्वरक कहाँ बनता है? उर्वरक का उत्पादन कहाँ से होता है? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों से होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब उसमें से कुछ उदाहरण भी है उर्वरक के जैसे यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, सुपर सल्फेट हो गया, पोटाश हो गया, नाइट्रोजन फॉस्फोरस हो गया। ये सब कुछ इसके उदाहरण हैं उर्वरकों के। इनके उपयोग से किसानों को गेहूँ, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। परंतु उर्वरकों से अत्यधिक उपयोग से मिट्टी का उर्वरता में कमी आई है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। अंततः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, अथवा दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि उर्वरकों के कुछ हानि भी है और कुछ लाभ भी है। लाभ क्या है? इससे किसानों को गेहूँ, धान या मक्के जैसी फसल को उगाने में क्या मिलती है? अच्छी उपज मिलती है।
और इन लोगों को अच्छा धन भी कमाते हैं ये। परंतु उर्वरकों का अगर हम ज़्यादा उपयोग करेंगे खेतों में तो उसमें मिट्टी की उर्वरता में कमी आएगी, मिट्टी में जितने भी पोषक है उसमें वो कमी आएगी। और उर्वरक जो है, जो केमिकल्स होते हैं, अब किस तरीके से ये प्रदूषण का स्रोत बन गया है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये इस तरीके से इसका प्रदूषण का स्रोत बन गया है, जिस फैक्ट्री में ये बनाया जाता है ये केमिकल, वहाँ से धुआं निकलता है, वहाँ से प्रदूषण होता है। फिर जो वेस्ट चीज़ें होती हैं, जो काम का नहीं होता वो केमिकल, वो सीधा कहाँ आके मिलती है, नदियों में आके मिलती है। तो जल प्रदूषण का भी एक स्रोत हो सकता है। सारा का सारा केमिकल आकर नदियों में मिल जाती है, नदियों में कितने सारे मछलियाँ रहती हैं, सब के सब मर जाती हैं। वो नदियों का पानी पूरा गंदा हो जाता है, जिससे जल प्रदूषण हो जाता है। अंततः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खादों का उपयोग करना चाहिए। जैसा कि उर्वरकों का ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो उससे हमें नुकसान होगा, कुछ फ़ायदा हमें दिख नहीं रहा है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, नेचुरली यूज़ करना चाहिए। अगर तब पर भी नहीं हो पा रहा है तो खेत को हम कुछ दिन को अगर खाली भी छोड़ दें तो उसमें खाद अपने आप तैयार होता रहता है, पोषक उसमें अपने आप तैयार होता रहता है। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। अब फिर से यहाँ पे खाद का टॉपिक स्टार्ट हो गया है। ऊपर कुछ 2-4 बुलेट्स पॉइंट्स हैं, वो उर्वरकों के लिए हैं। वहाँ पे वीडियो पॉज करके आप लिख भी सकते हैं, या पीछे बैक करके आप वहाँ पे सुन भी सकते हैं। लेकिन यहाँ से स्टार्ट हो गया, फिर से खाद का टॉपिक स्टार्ट हो गया। जब हम खाद का उपयोग करते हैं खेतों में तो उसमें क्या होता है, उसमें जो जल होता है, जब हम खेतों में पानी डालते हैं तो वो उसमें अवशोषण की जो क्षमता है वो ज़्यादा हो जाती है। जल्दी जल्दी पानी को अंदर क्या करती है, अवशोषण कर, जिसे हम कहते हैं सोख लेती है, जल्दी सोख लेती है, क्योंकि उस हमने उसे खाद मिलाया है। इससे मिट्टी में भी सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। अब किसी मिट्टी में हमने खाद डाला है, अब उसको पानी चाहिए, अब हम पानी डालेंगे उसमें भरपूर पानी मिलेगा, उससे क्या होगा, उसको प्रतिपूर्ति हो जाएगी, मतलब पूरा अच्छी तरीके से उसको पानी मिल जाएगा। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति की अन्य तरीका है फसल चक्रण। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जा सकता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता था। किसानों के इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। जैसा कि आपको पता होगा, मिट्टी में जो पोषक बनता है उसका कई सारे तरीका भी है, जैसे फसल चक्रण। अब फसल जब हम खेत में उगाते हैं, एक साइड गन्ना उगा लिया, एक साइड गेहूँ उगा लिया, एक साइड चावल उगा लिया, तो क्या है, एक खेत में जो फसल चक्रण है वो चलता रहता है। अब पहले क्या होता था, उत्तर भारत में किसान जो, अब अभी भी ऐसे ही होता है कि इस महीने में हम धान उगाएंगे, उस महीने में हम गेहूँ उगाएंगे, ठंडियों में गेहूँ उगाएंगे। तो हम आगे पढ़ेंगे वो कौन ऋतु के हिसाब से जो फसलें होती हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे हो गया खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, वो हम आगे पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। यह फलीदार लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं और वायुमंडल नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं। जैसे को पता होगा कि जो पेड़ों का जो जड़ होता है, ग्रंथि होता है, वहाँ क्या होता है, एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जिससे जो नाइट्रोजन जो होता है, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और कई प्रकार की गैसें भी है, उसको क्या करते हैं, स्थिरीकरण करता है, कंट्रोल करता है। उसके बाद ये बहुत ही मेन टॉपिक है। आपको सारा का सारा जो कन्फ्यूज़न आपको क्रिएट कहीं भी अगर हुआ भी होगा तो आपका ये कन्फ्यूज़न यहाँ से दूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे खाद और उर्वरकों में बिल्कुल स्पष्ट से अंतर दिया गया है। तो अब हम एक एक करके इसको पढ़ लेते हैं। अब पहले उर्वरकों के बारे में समझते हैं। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। अब उर्वरक जो है वो नेचुरली नहीं है, वो जब हम खेत में गोबर डालते हैं वो ऐसा नहीं है। इसको कौन बनाता है? इसको मानव बनाता है, ठीक है। उर्वरकों को कौन बनाता है? मानव बनाता है। दूसरा, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, समझ रहे हैं। उर्वरक का उत्पादन कहाँ होता है? फैक्ट्रियों में होता है, ना कि इसको हम खेतों में बना सकते हैं। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती। अब जो ह्यूमस होती है, जैसा कि मैंने बताया कि जब खाद डालते हैं तो जल को सोखने का जो अवशोषण है उसमें वृद्धि ज़्यादा होती है, मिट्टी में पानी जल्दी जल्दी उसमें सोख लेता है। लेकिन उर्वरकों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसमें ह्यूमस बनता ही नहीं है तो पानी जल्दी अवशोषण नहीं कर पाएगा।
उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होता है। प्रचुरता मात्रा में होता है, ज़्यादा मात्रा में इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस तथा पोटेशियम होता है। लेकिन अब हम खाद की ओर बढ़ते हैं। खाद में क्या होता है? खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष से विघटन से प्राप्त होता है। विघटन का यह मतलब हो गया डिकम्पोज से जो हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ समझ पा रहे होंगे, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है, ये नेचुरल है। ये किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया जाता, इसे हम नेचुरली बनाते हैं। खाद खेतों में बनाई जा सकती है, इसे फैक्ट्री में नहीं बनाते, इसको कहाँ बनाते हैं, खेतों में बनाते हैं। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है, लेकिन वही उर्वरकों में तो बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होती। खाद में प्राप्त होती है, जिससे उसमें पानी ज़्यादा अवशोषण कर पाती है। खाद में पादप पोषण तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। जो खाद है उसमें पादप जो जो पोषक है वो थोड़ा कम होता है, वो धीरे धीरे उसमें बनता रहता है। लेकिन अगर वही केमिकल जो उर्वरक है उसमें ज़्यादा पोषक होता है, लेकिन ज़्यादा पोषक होने के कारण खेतों को भी वो नुकसान पहुंचाते हैं। तो आप कौन सा बेटर चूज़ करेंगे, ये उर्वरक या फिर खाद? आप कमेंट में बता सकते हैं इसका आंसर कि आपके घर में कौन सा यूज होता है, उर्वरक होता है या खाद होता है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे खाद के लाभ। हमने पढ़ा है खाद को किस प्रकार से खेतों में यूज़ करते हैं, उर्वरकों को किस प्रकार से यूज़ करते हैं। अब हम पढ़ेंगे खाद के लाभ क्या है। अब एक एक करके पढ़ लेते हैं। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक लाभ अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण क्या है, हम खाद को ज़्यादा वैल्यू क्यों देते हैं? इसके कुछ कारण भी है, अब हम कारण पहले पढ़ते हैं। इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। जैसे कि मैंने रिपीट किया इस वर्ड को कि खाद डालने से पौधों में जल की अवशोषण वृद्धि ज़्यादा होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता रहता है। मिट्टी तो भुरभुरी हो जाती है जब हम खाद डालते हैं। अब इस सरंध्री का क्या मतलब है? सरंध्र जो छोटे छोटे से छेद होते हैं मिट्टी में, अगर हम पूरे ढक देंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से तो अंदर गैस पहुंच नहीं पाएगी, है ना। उसके लिए क्या चाहिए, गैस विनिमय सरलता से होता रहता है। जब हम खाद डालते हैं तो उसमें सरलता, भुरभुरा भी होता है और सरंध्र भी, छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं, छेद बन जाते हैं, जिससे गैसों का स्थानांतरण और होता रहता है। इससे मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इसमें जो जीवाणु होते हैं जो पौधों को मदद करता है बढ़ने में, वो उसमें क्या कहते हैं, संख्या में वृद्धि हो जाती है। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधार हो जाता है। अब जो गठन होता है, जो बड़ा बड़ा सा जो कहते हैं जो ढेला होते हैं एक तरह से, वो कम हो जाते हैं। जल में घुले हुए पोषकों का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। अब जल में घुले हुए, इसका कहने का क्या मतलब है, उर्वरक। उर्वरक को हम केमिकल को पानी में मिला के तब हम पौधों में डालते हैं, ये यहाँ से उर्वरक आ गया। जल में घुले हुए पोषकों का स्थानांतरण पौधों के प्रत्येक भाग में होता है। जब हम फर्टिलाइज़र डालते हैं, जब हम उर्वरक डालते हैं तो हम मशीन से डालते हैं। मशीन से डालेंगे तो नॉर्मली है कि हर पार्ट में, हर जगह पौधों में जाएगा ही। यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। अब जो फसल से थोड़ी देर के लिए उसको रक्षा तो मिलता है, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा होती है। जब उसमें फर्टिलाइज़र डालते हैं एक पानी की तरह काम करता है थोड़ी देर के लिए, तो उसमें हवा से भी रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी को नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। हमने पौधा लगा दिया, अब हमने 6-7 महीने पानी नहीं दिया उसमें, तो फसल नॉर्मली सूख जाएगा, खराब हो जाएगा। इसीलिए उसको पानी देना बहुत ही ज़रूरी है। जिस प्रकार से इंसान को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार हर एक जीव को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, चाहे वो जानवर हो या पौधे हों। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। अब सिंचाई को क्या कहते हैं, जल देते हैं खेतों में जल देना, उसे हम क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। अब सिंचाई टॉपिक जो है वो हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम इसको कंप्लीट कर दें। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों मिट्टी, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसको हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। सिंचाई के बाद इसमें जितने भी टॉपिक्स बच रहे हैं उसके ऐसे पार्ट बाय पार्ट में इसलिए वीडियो बनाता हूँ क्योंकि आप लोगों को एक साथ बल्कि ना पढ़ना पड़े। एक साथ होता है 1 घंटे का वीडियो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, उसमें बोरिंग बोरिंग सा होने लगता है। इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ, पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। अगर आप कमेंट में बता सकते हैं, अगर आपको एक साथ वीडियो चाहिए 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, मैं वो भी अपलोड कर दूँगा। अगर आपको ऐसा बेटर लग रहा हो तो ये भी सही है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1.6 सिंचाई टॉपिक के साथ।